हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार थार क्लासेस लूनकन सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अपनी कड़ी में रहा हुआ 1857 का विद्रोह या क्रांति है, उसकी आगे हम चर्चा करें। देखो, अपना टॉपिक था 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति जिसे अंग्रेज इतिहासकारों ने 1857 का विद्रोह कहा। और फिर बात करूं मैं सावरकर की, तो सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा। हमने जहां पर छोड़ा था उससे हम आगे की बात करते हैं। होता क्या है कि 1857 का जो तात्कालिक कारण था, वो तात्कालिक कारण था क्या? चर्बी वाली कारतूस, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होने की अफवाह फैली थी। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। तो देखो, एक जगह आती है वर्तमान के अपने पश्चिम बंगाल। मैं वर्तमान का पश्चिम बंगाल बोल रहा हूं, पहले से बंगाल कहते थे। और फिर भारत की और पाकिस्तान की आजादी के बाद, अर्थात भारत के जब दो बंटवारे हो गए, एक पाकिस्तान के हिस्से में और एक भारत के हिस्से में, तो इस बंगाल के भी दो टुकड़े हो। एक बंगाल का हिस्सा जो पूर्वी साइड का था वो पाकिस्तान के हाथ आता है, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा, और दूसरा भारत के हाथ। फिर पाकिस्तान वाला हिस्सा आजाद हो जाता है और वो अपनी भाषा बंगला के आधार पर अपने देश का नाम रखते हैं बंगला, और एक स्वतंत्र देश बन गए से इसीलिए उसे कहने लगे बांग्लादेश। मैं वर्तमान पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं। यहाँ पर एक छावनी थी बैरकपुर में स्थित, जिसे बैरकपुर छावनी कहा जाता है। इसी बैरकपुर छावनी की बात है। ये बात है 29 मार्च 1857 ईस्वी की। 29 मार्च 1857 ईस्वी के दिन सुबह सुबह दो अंग्रेज अधिकारी परेड करवा रहे थे, जिनमें एक का नाम था बाग और दूसरे का नाम था हडसन या हायूसन भी जिसे कहते हैं। दो अंग्रेज अधिकारी सुबह सुबह परेड करा रहे थे और 34वीं बटालियन, या मैं कह सकता हूं 34वीं NI। NI का अर्थ होता है नेटिव इन्फेंट्री या पैदल सैनिक टुकड़ी। और 34वीं NI के एक सैनिक जिसका नाम था मंगल पांडे, उसको आगे आने की इशारा किया जाता है। 34वीं बटालियन के मंगल पांडे, अगर दोस्तों मैं बात करूं मंगल पांडे की, तो मंगल पांडे ब्राह्मण जाति का था। यह है बलिया गाजीपुर, यह बलिया गाजीपुर बॉर्डर का रहने वाला था। यह यूपी के अंदर पड़ता है। मंगल पांडे ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखने वाला। अभी कुछ दिन पहले किसान आंदोलन होता है और वहां से एक लड़की चुनाव भी लड़ती है, पूनम पांडे। फिर मैं आगे बात करता हूं दोस्तों। तो मंगल पांडे है, उसे आगे की तरफ इशारा किया जाता है और उसे कहा जाता है कि अपनी इनफील्ड राइफल को उठाओ और उसमें कारतूस डाल के फायर। अंग्रेजों ने यह इसीलिए करवाया था कि मंगल पांडे भी एक ब्राह्मण जाति से था। तो अगर ब्राह्मण व्यक्ति उस कारतूस को, जिसमें गाय की चर्बी या सूअर की चर्बी लगी होना एक अफवाह फैली थी, अगर वो इसे मुंह से तोड़ करके, इसकी सील है, और अगर वो बुलेट फायर करता है बंदूक से, तो इसका मतलब कि जनता में या सैनिकों में एक संतोष का संदेश है। बार बार प्रयत्न के बाद भी जब मंगल पांडे ने कारतूस से फायर करने के लिए मना कर दिया, तो बार बार फायर करने के बाद क्या होता है, मंगल पांडे ने दो गोली डाली और पहली गोली बाघ पे चलाई, और भैया बाघ को क्या किया, लेटा दिया। जब बाघ मरने के कगार में था गोली लगने के बाद, तो हायूसन या हडसन है, वो भागता है और बचाने के लिए जाता है, तो दूसरी गोली मंगल पांडे ने हायूसन या हडसन पे मार दी या चला दी। इसके बाद बात करूं
तो क्या होता है कि वहीं पे जो भारतीय सैनिक खड़े थे, देखो अंग्रेज हमारे भारत में कम थे लेकिन भारतीय सैनिक ही थे जो अंग्रेजों की वफादारी कर रहे थे। और बात करूं, जो भारतीय सैनिक है वो मंगल पांडे, भारतीय सैनिक है वो मंगल पांडे को पकड़ लेते हैं और आनन फानन में मंगल पांडे को बहुत जल्दी फांसी की सजा सुना दी जाती है। सिर्फ 10 दिन का टाइम दिया जाता है। जैसे हम मार्च है अपना 29 है, 31 मार्च होता है, 30 और 31 2 दिन ये, और 8 दिन अगले महीने के अप्रैल के, अर्थात 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को आनन फानन में जल्दी जल्दी में फांसी की सजा दे दी। ऐसा भी कहा जाता है कि मंगल पांडे को जो जलाद फांसी दे रहा था उसने एक बार के लिए मनाही कर दी थी कि मैं फांसी नहीं दे सकता, क्योंकि इस व्यक्ति का कसूर नहीं है तो शायद मैं इसे फांसी नहीं दूंगा। जिसके बाद ऐसा माना जाता है कि अंग्रेज अधिकारियों ने ही मंगल पांडे को फांसी की सजा दी। फांसी की सजा इसलिए दी गई कि अगर मंगल पांडे जो विद्रोह कर रहा था उसे अगर हम दबा देंगे तो इसके बाद सैनिकों में कुछ हमारे प्रति डर और भय भी उत्पन्न हो जाएगा। ये प्रथम इस बंदूक के लिए किया गया विरोध था। ये प्रथम विरोध है, विद्रोह नहीं है। विद्रोह मेरठ की छावनी में होता है। इसके बाद मैं अगली बात करूं तो देखो, दो व्यक्ति आते हैं, एक अजमुल्ला और एक राणोजी बप्पू। ऐसा मानते हैं कि अजमुल्ला और राणोजी बप्पू है वो ईसीआई की, ईस्ट इंडिया कंपनी की शिकायत लेके ब्रिटेन की महारानी के पास आते हैं। मैं बात करूं तो ब्रिटेन की महारानी जो थी वो विक्टोरिया थी। विक्टोरिया के पास ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के पास राणोजी बप्पू और अजमुल्ला खां जो नाना साहब पेशवा के मंत्री थे वो जाते हैं, इनसे शिकायत करते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि देखो ईस्ट इंडिया का काम है कंपनी का, वो हम नहीं करते, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। तो ऐसा माना जाता है कि इन दोनों व्यक्ति ने किसने, एक तो राणोजी बप्पू और दूसरा अजीमुल्ला खां, इन दोनों व्यक्तियों ने लंदन में एक विद्रोह की योजना बनाई। लंदन में एक विद्रोह की योजना बनाई और विद्रोह की योजना क्या थी? ये थी कि अगर हम एक एक करके विद्रोह करते हैं तो अंग्रेज सैनिक हमें एक एक को फांसी पे चढ़ाते जाएंगे। क्यों ना हम पूरे भारत में एक दिन विद्रोह करें और जो अंग्रेज जहां पर है उसे उसी जगह पे खत्म कर दिया जाए। अर्थात पूरे देश में एक दिन क्रांति होनी चाहिए। और इन्होंने क्रांति की एक तारीख भी निर्धारित कर दी। देखो, क्रांति की एक तारीख या तिथि भी निर्धारित कर दी थी और वो निर्धारित की गई थी 31 मई 1857 ईस्वी। इन्होंने एक प्रतीक चिन्ह भी निर्धारित किया था। मैं बात करूं तो प्रतीक चिन्ह की बात आती है तो देखो, सिंपल सी बात है कि अगर ये पूरे देश में हल्ला करते कि हम क्रांति कर रहे हैं तो अंग्रेज इन्हें क्रांति करने ही नहीं देते। इन्होंने सांकेतिक इशारे में यह बता दिया कि क्रांति है वो हमें चुपचाप बढ़ानी है। तो क्या किया जाता है, सैनिकों के द्वारा एक प्रतीक चिन्ह उपयोग किया जाता है या सांकेतिक चिन्ह उपयोग किया जाता है, जिसमें एक थी रोटी और दूसरा था कमल का फूल। कमल का फूल, देखो बात की जाए रोटी और कमल के फूल की तो मैं आपको दोनों अलग अलग भी बताता हूं। देखो, रोटी किसके लिए कि जो क्रांति के अंदर जो सैनिक है उनके खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, वो रोटी को आदान प्रदान कर रहे थे। और जो क्रांतिकारी क्रांति में भाग ले रहे थे वो कमल का फूल आदान प्रदान कर रहे थे। राजस्थान 12th इतिहास की बुक में यह कहा गया है कि
कि कुछ लोग रोटी व कमल के फूल का आदान प्रदान भी कर रहे थे। इसके बाद मैं बात करूं तो आरपीसी ने एक बार रोटी की जगह पे ऑप्शन चपाती दे दिया था। तो भाई देखो, रोटी हो, चपाती हो, गेहूं पे फलके हो, कोई भी हो, प्रतीक चिन्ह है वो रोटी ही रहेगा। इसमें ऑप्शन में उसमें चपाती माना था, तो याद रखना रोटी, चपाती या गेहूं के फलके कौन सा भी आए हमको वही उत्तर रखना है। इसके बाद बात करूं तो इन्हें एक नेतृत्वकर्ता भी देखना। देखो सिंपल सी बात है कि एक आगे नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। जैसे अपने होते हैं ना कि भाई आप पत्थर चला दो एक बार, इसके बाद शुरुआत हम करते हैं। एक बार शुरुआत आप कर दो, उसके बाद हम अपने आप संभाल लेंगे। यही बात यहाँ पे थी। जैसे कि अंग्रेजों, भारतीय सैनिकों ने कहा कि आप एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो शुरुआत कर दे, उसके बाद हम अपने आप देख लेंगे कि किस अंग्रेज को कहाँ पे निपटाना है। तो नेतृत्वकर्ता के लिए पूरे भारत में देखा गया, और भारत पे उस समय जो दिल्ली में राज करता था वो होता था, दिल्ली में जो राज करता था वो होता था भारत का शासक। जैसे आज भी है, दिल्ली में जो राज करता है वो पूरे भारत का राजा होता है। तो उस समय दिल्ली पर राज था मुगलों का, और मुगल शासक था उस समय बहादुर शाह सेकंड, या इसे जफर भी कहा गया है। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड। 12 जनवरी हिंदी की बुक में आपको ये नाम भी मिलता है। 150 वर्ष 1857 की क्रांति को 150 वर्ष हो जाने के उपलक्ष्य में बहादुर शाह जफर की आपको शुरुआत के प्रथम पेज पे हिंदी अनवारी की बुक पे शायरी भी मिलती है। बहादुर शाह एक बहुत अच्छा शायर था, और उनकी एक शायरी प्रसिद्ध है कि ए बहादुर तू कितना बदनसीब है, 2 गज जमीन ना मिली कफन वतन में तुम्हें। अर्थात बहादुर शाह को अंग्रेजों ने भारत देश से निकाल दिया था। बहादुर शाह वर्तमान के म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहा जाता है, जिसे रंगून भी कहा जाता है, वहां पर 1862 ईस्वी में अपने प्राण त्याग किए थे। बहादुर शाह जफर की 1862 ईस्वी में रंगून या म्यांमार या बर्मा के अंदर मृत्यु हो जाती है, इसीलिए बहादुर शाह जफर ने ये भी बोला था। इसके बाद बात करूं तो इन्होंने एक अपना स्लोगन दिया था, या मैं कह सकता हूं कि एक नारा भी दिया था। और नारा क्या था? एक नारा भी दिया था, चलो दिल्ली। चलो दिल्ली है भाई, दिल्ली ऐसा नहीं है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी की बात आती है। तो ये एरिनपुरा सैनिक छावनी का एक नारा था। इसके बाद बात करूं तो देखो सब कुछ फॉर्मेट एक तैयार था, एक प्रारूप तैयार था कि क्रांति किस तारीख को करनी है। 31 मई 1857 को प्रतीक चिन्ह में रोटी और कमल का फूल था। इसके बाद बात की जाए तो नेतृत्व करता बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड भी जिसे कहा गया है। फिर बात करूं, नारा दिया गया चलो दिल्ली। इसके बाद बात आती है तो देखो होता क्या है कि तारीख निर्धारित थी। एक जगह आती है यूपी उत्तर प्रदेश में बैरकपुर, एक जगह आती है यूपी उत्तर प्रदेश में बात करूं तो मेरठ सैनिक छावनी है। मेरठ छावनी यह यूपी उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यहां पर क्या होता है कि 2 सैनिक बटालियन तैनात थी, जिसमें एक थी 20वीं सैनिक बटालियन, एक थी 20वीं एनआई और दूसरी थी 15वीं एनआई नेटिव इन्फेंट्री, या आप कह सकते हो पैदल सैनिक टुकड़ी। इस पे बात करूं तो देखो मैं ऐसे मानता हूं कि जो 20वीं एनआई के सैनिक थे वो थोड़े जोशीले सैनिक थे, युवा सैनिक थे। और सिंपल सी बात है, अगर युवा लोगों में लड़ाई होती है तो दोस्त ऐसे ही बोलते हैं कि आप जगह बताओ, आप टाइम बताओ, जगह बताओ, लड़ाई हम कर देंगे। लेकिन यहीं पे अगर उम्रदराज सैनिक होते हैं, उम्रदराज लोग होते हैं, तो वो कहते हैं कि बैठ के मसला शांति से हल किया जाएगा। और इसी क्रम में मैं मानता हूं कि 20वीं बटालियन के जो सैनिक थे वो युवा सैनिक थे। और इसी के कारण 20वीं बटालियन के सैनिकों ने समय से पहले ही विद्रोह कर दिया था। 10 मई 1857 समय से पहले ही विद्रोह कर दिया था। और विद्रोह की असफलता का एक कारण यह भी था कि समय से पहले विद्रोह हो जाने से यह क्रांति
असफल हो गई। अगर ये क्रांति 31 मई एक दिन पूरे भारत में होती तो शायद भारत स्वतंत्र 1947 की बजाय 1857 में ही हो जाता। इसके बाद मैं बात करूं तो 20वीं बटालियन है, ऐसे माना जाता है। बहादुर शाह जफर कहते हैं कि रमजान का महीना था और उसी समय लाल किले के आगे कुछ घोड़ों के टाप की आवाज सुनाई देते हैं। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे और मसाले जल रही थी, कुछ लोगों के बोलने की आवाजें सुनाई देती है। बहादुर शाह कहता है कि मैं उस दिन सेरी करके बैठा ही था। सुबह का वक्त था। सेरी जो रमजान के महीने में खाना खाकर जो खड़े होते हैं उसे कहते हैं। रमजान के महीने में बहादुर शाह कह रहा है कि मैं सेरी करके उठा था। उस समय कुछ सैनिक बाहर खड़े थे और वो बोले कि हम मेरठ से आए हुए सैनिक है जिन्होंने अंग्रेज सैनिकों को मार दिया है। हमें अब आपकी शरण चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। बहादुर शाह जफर कुछ करता कुछ डरता उससे पहले ही सैनिकों ने अंदर प्रवेश ले लिया था। इसके बाद बात करूं तो 20वीं बटालियन ने शुरुआत कर दी थी, लेकिन जो 15वीं बटालियन रह गई है फंस गई बेचारी। और इस 15वीं बटालियन को देखो होता क्या है, करता कोई भी है और भरता कोई है। ऐसे अपने है ना कि भाई करेगा कोई और भरेगा कोई, तो वैसे ही विद्रोह 20वीं बटालियन ने शुरू किया, लेकिन 15वीं बटालियन फंस गई। और 15वीं बटालियन को उस समय देखो गर्मी का महीना था, मई की बात है और राजस्थान में गर्मी एकदम उफान पे होती है। मैं ऐसे कहता हूं कि मेरे धरती के दौरों पे आप पापड़ रख दीजिए, 2 सेकंड लगेंगे दोस्त, और पापड़ नहीं यहाँ पे व्यक्ति सीख जाते हैं, तो पापड़ की बात ही क्या करे। तो 15वीं बटालियन है, इसको राजस्थान में भेज दिया जाता है। बोले इनको खतरनाक से खतरनाक जगह पे टेको। तो उस समय की जगह बात करूं तो राजस्थान था जो गर्मी में तपन में एकदम से उबल रहा था। और 15वीं बटालियन को राजस्थान के नसीराबाद सैनिक छावनी या सैनिक टुकड़ी में, मैं कह सकता हूं कि 15वीं बटालियन को नसीराबाद में तैनात कर दिया गया। नसीराबाद में तैनात कर दिया गया। धन्यवाद दोस्तों। इसके आगे की हम कड़ी में इसके आगे की राजस्थान की क्रांति पे जिक्र करेंगे।